अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। इस्लामाबाद में बड़ी खबरें और बड़ी अपडेट्स बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्तीफ़ा, मामला क्या है? क्या वाकई इस्तीफ़ा दिया गया? अगर दिया गया तो इसके पीछे कहानी क्या है? बड़े करप्शन के स्कैंडल्स, 2000 अरब की करप्शन, बहुत सारे लोगों की लिस्टें बन गईं, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। ये मामला क्या है? वाकई करप्शन है या फिर इसके अलावा अंदर बात कुछ और है? वज़ीर दिफा के मुताबिक मुल्क के तमाम ब्यूरोक्रेट्स एक साथ पुर्तगाल के अंदर नेशनैलिटियाँ अप्लाई कर चुके हैं और मुल्क छोड़कर भागने लगे हैं। अब इन तमाम दावों के अंदर क्या सच्चाई है, आपके सामने तमाम हकायक रखूँगा। इसके अलावा मरियम नवाज़ आईजी पंजाब को सामने बिठाकर तहरीक इंसाफ के एहतजाज का ठट्ठा उड़ा रही थी। हकायक क्या है, सच्चाई क्या है, वो भी आपके सामने रखूँगा। कामरान शाहिद स्टैब्लिशमेंट का पपेट वीटो कार्लियन, एक डॉन द गॉड फादर की तस्वीर के नीचे बैठकर बरतानिया में इमरान खान और आर्मी चीफ के हवाले से क्या कहता है, वो क्लिप आपके साथ शामिल करूंगा। किस नौकरी पे आजकल वो मामूर है, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं मरियम नवाज की। ये मुख्तसर सा क्लिप ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। आईजी साहब को मैं कह रही थी कि आप कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। आईजी साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। जनाब आईजी के सामने ये कह रही है कि आईजी इंतज़ार कर रहा था और तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करने के लिए आए ही नहीं। ज़रा ये मनाज़र आप देखें कल पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के एहतजाज के। मैं आपके सामने अल जज़ीरा और द राइटर्स की रिपोर्ट, इंटरनेशनल जरीदे हैं ये, इनके अंदर जो छपा है वो आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान के एहतजाज की कॉल के ऊपर पूरे पंजाब के अंदर इन्होंने दफ़ा 144 नाफिज कर रखा था। उसके अलावा 300 से ज़्यादा सियासी कारकुनान को इस आईजी ने गिरफ़्तार किया, जो मरियम नवाज़ के सामने बैठ कर के खिसियानी बिल्ली बन रहा है। 300 से ज़्यादा कारकुनान अगर किसी एहतजाज और प्रोटेस्ट के अंदर, रैलीज़ के अंदर गिरफ़्तार हो जाएं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस सूबे के अंदर कितने बड़े पैमाने पर रैलियाँ और एहतजाज और प्रोटेस्ट हुए होंगे। आम तौर पे नॉर्मली कहीं प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज होता है, वहाँ पे 10, 15, 20, 50 इस तरह की गिरफ्तारियाँ होती हैं। अब 300 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ अगर हो गई हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का प्रोटेस्ट हुआ होगा। दूसरी तरफ पूरे सूबे के अंदर इन्होंने 144 नाफिज कर रखी थी और ये मनाजिर सोशल मीडिया के ऊपर पूरे पाकिस्तान में हमने देखे। और अगली सुबह वज़ीर आला हाउस से उठकर मेकअप करके आकर के ये मैडम कह रही हैं कि आईजी साहब इंतज़ार करते रहे, बंदा कोई नहीं आया। बहरहाल अहम खबर है ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े के मुतालिक। कल रात को ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसकी तमाम तफसीलात, ये पूरी स्टोरी क्या है, इस्तीफ़ा क्यों दिया जा रहा है, असल कहानी क्या है, ये चंद एक ट्वीट्स मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ लिखता है, वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आगे वो लिखता है, सियासतदान तो इनका बच्चा कुचा खाते हैं और चवलें मारते हैं, न प्लाट न गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही है। अब ख्वाजा आसिफ मुल्क का वज़ीर दिफा है और ये मायूस कुन ट्वीट कर रहा है। रात के पिछले पहर शायद कुप्पी शुप्पी चढ़ाई हुई है इन्होंने कि ये ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़। अब अगर ऐसा है, तुम्हारे पास इतने एविडेंस हैं कि पुर्तगाल में ज़मीनें ख़रीद ली गई, तो तुम मुल्क के वज़ीर दिफा हो, इंक्वायरी बिठाओ, उनके ऊपर JIT बनाओ और अंदर तुम दो लोगों को, पैसे वापस कर दो लोगों के। लेकिन नहीं, असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि जिन्होंने तुमको वज़ीर दिफा बनाया फार्म 47 हाथ में दे करके, तुम उनके अर्दली के भी आगे अर्दली हो। तुम्हारी इतनी हैसियत औकात ही नहीं है, तुम सिर्फ ट्वीट सकते हो। अब इस ट्वीटने के पीछे भी क्या वजह है, वो जब आप जानेंगे ना। ऐसा नहीं है ज़मीर जाग गया है, करप्शन के खिलाफ बात करने लगा, नहीं, वो चीज़ इनके अंदर है ही नहीं। ज़मीर होता तो ये हाल होता कि रिहाना डार से हारा हुआ, ज़बरदस्ती चिपका हुआ है, जैली तरीके से खुदा के 99 नामों के नीचे खड़े होकर के झूठा हल्फ उठा लिया। जिस बंदे के अंदर ज़मीर होता है वो ऐसी बात करता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। असल मामला कुछ और है, ज़रा समझिएगा। ये अगली ट्वीट है, ज़ुबैर अली खान साहब लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन मामला क्या है वो ज़रा देखिए। सियालकोट के ADCR की गिरफ्तारी का तनाज़ा बढ़ गया है
वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया है। खबर है कि सियालकोट के ADCR की एंटी करप्शन की तरफ से गिरफ्तारी का तनाज़ा बढ़ गया, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया। ख्वाजा आसिफ ने मशीर बराए वज़ीर आज़म ऑफिस डॉक्टर तौकीर शाह को भेजे गए इस्तीफ़े में कहा कि या ADCR को रिहा करवाएं या इस्तीफ़ा मंजूर कर लें। कहानी समझिएगा, इंटरेस्टिंग है। आगे ज़ुबैर अली खान लिखते हैं, चंद रोज़ कबल सियालकोट के ADCR को एंटी करप्शन ने मुबैना माली बदनवानी पर गिरफ्तार किया था और 5 रोज़ा रिमांड हासिल किया था। मज़कूरा ADCR ने आम इंतखाबात में बतौर रिटर्निंग ऑफिसर फ़राइज़ सरअंजाम दिए थे। ये वो बंदा था जिसने ख्वाजे को फार्म 47 बना करके दिया था। ये गया फड़। अब इसके फड़े जाने के बाद ख्वाजा कह रहा है या तेनू छड्डो ते या फिर साडा इस्तीफ़ा लवो। शहजाद अकबर साहब ने यहाँ बहुत मज़े की बात कही है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो लिखते हैं, अहम अपडेट, वफाकी वज़ीर इस्तीफ़ा। इत्तलात के मुताबिक पिंडी का चाचू पे इस्तीफ़ा कबूल करने का दबाव और सब दी माँ चाचू की हम ख्याल, लेकिन जाती उम्रा वाले बाबा जी का चाचू को इस्तीफ़ा न कबूल करने का हुक्म। चाचू सख्त परेशान हैं कि हुण मंजी कित्थे डावां। याद रहे ADCR को पंजाब के एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। अब ये मैं ज़रा समझा देता हूँ, शहजाद अकबर साहब ज़रा ढके छुपे अल्फाज में कह रहे हैं। शहजाद अकबर साहब के मुताबिक जनाब पिंडी का चाचू पे इस्तीफ़ा कबूल करने का दबाव। अब पिंडी क्या है, वो गेट नंबर 4 जानते हैं ना, पिंडी में कौन बड़े साहब जो बैठते हैं जिनको खान साहब जंगल का बादशाह कहते हैं, जनाब उनका दबाव है चाचू। चाचू से मुराद शहबाज शरीफ है। उन पे दबाव है कि जनाब आप इस्तीफ़ा कबूल कर लें। और सब दी माँ जो है वो चाचू की हम ख्याल है, यानी कि जो चाचू चाह रहा है, पिंडी वाले चाह रहे हैं, ये वाला ग्रुप यहाँ पे है। लेकिन जाती उम्रा वाले बाबा जी का चाचू का इस्तीफ़ा न कबूल करने का हुक्म। बाबा जी जो है ना, वो मुंह पे जो कच्छा डाल के घूमते रहते हैं, जो बाबा जी हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनके रिटायर सियासत से मुस्ताफ़ी होने के बाद उनका दबाव है कि इस्तीफ़ा न कबूल किया जाए। पुराने यार, पुरानी दोस्ती ख्वाजे के साथ, तो मामलात उधर हैं। अब जनाब एंटी करप्शन पंजाब की अगर ख्वाजे के आदमी को गिरफ़्तार करती है और फिर उसके बाद ख्वाजा इस्तीफ़े की धमकी देता है, तो मामला आप समझ लें ये कौम के मफाद में नहीं है। अच्छा जनाब, इसके ऊपर मैंने भी एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। मैं मज़ीद तफसीलात आपको इसके बारे में क्या बताऊं। जनाब ट्वीट कुछ यूँ है, वज़ीर दिफ़ा के फ्रंट मैन को करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और उसने कहा मैं सारा माल वज़ीर दिफ़ा के लिए उसकी इजाज़त से बटोर रहा था। अब जनाब वज़ीर दिफ़ा ने इस्तीफ़े की धमकी देकर पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। किस्सा मुख्तसर, लूट के माल पर लड़ाई शुरू है, लेकिन मसला मिल बैठ करके हल कर दिया जाएगा। जब चोरों के दरमियान लूटी हुई दौलत पे तनाज़ा बन जाए तो वो अदालत नहीं जा सकते, क्योंकि वो माल भी चोरी का है, कमाया भी 2 नंबर तरीके से गया है, तो फिर जज के सामने नहीं पेश हुआ जाता। वो मिल बैठ कर मसले को हल कर लेंगे। तो जनाब ये वाला मसला भी मिल बैठ करके हल कर लिया जाएगा। पाकिस्तानियों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये इस्तीफ़े वगैरह गैरतमंद लोग देते हैं, इनका गैरत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अब इसी तनाजुर के अंदर एक और बड़ी खबर जनाब मोहम्मद मालिक साहब ने ब्रेक की है। आप इसके साथ डॉट कनेक्ट करके इस खबर को भी ज़रा देखें। उन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2-3 साल में 2000 अरब से ज़्यादा की मुबैना करप्शन हुई है। सियासतदानों, बैरोक्रेट्स, ठेकेदारों की फहरिस्तें बन गई हैं। जून और जुलाई में अहम शख्सियत ने 2 मीटिंग्स की हैं। पहले 500 केसेस की शिनाख्त की जा रही है ताकि 500 अरब की रिकवरी का आगाज़ किया जाए। ये मालिक साहब की खबर है। अब जनाब मामला सिंपल सा है, सीधा सा एक लाइन में आपको बताऊँगा। जब 2 नंबर तरीके से हुकूमत बनाई जाए और जो लोग उस हुकूमत को बनाने में तमाम ब्यूरोक्रेसी, जेली इलेक्शन लूटने में सरकार की मदद करें, तो उसके बाद बदले में वो अपने फ़वाइद भी चाहते हैं। और ऐसा काम करने के लिए कोई नेक नमाजी हाजी शख्स तो उस सीट पे होगा नहीं। अगर कोई होगा तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसका तबादला कर दिया जाएगा, या फिर उसका डिपार्टमेंट ही बदल दिया जाएगा। यानी कि 26 करोड़ लोगों के मैंडेट पर डाका डालने के लिए जो इंतज़ामिया चाहिए है, तकरीबन 30,000 से 35,000 लोगों की, ये घिनौना जुर्म करवाने के लिए आप अंदाज़ा लगाएं किस लेवल के बेईमान, शैतान, मनहूस, लानती, करप्ट और गद्दार लोगों का टोला जमा किया गया होगा। अब कोई ख़ानदानी आदमी, कोई नस्ली इंसान, कोई हलाल का खून जिसके अंदर दीन की, इस्लाम की, खुदा खौफी की, इंसानियत की रत्ती मौजूद होगी, तो क्या वो ये काम करेगा? अब जनाब जिन लोगों ने ये काम किया है वो कितने
घटिया हैं, कितने चोर, कितने मुनाफिक, कितने गद्दार हैं कि अब हुकूमत की इस खिदमत के बदले में 2000 अरब रुपया इस मुल्क से लूट कर लेकर जा रहे हैं बाहर के मुल्क में। अब ख्वाजा रात को ये ट्वीट ना करता, ये ट्वीटता ना, जो इसने ट्वीटी है, मामला अंदर ही हल हो सकता था, लेकिन ख्वाजे के ऊपर इतना प्रेशर बना कि शायद वो जल्दबाजी में ये बात कर गया। अब इसके ऊपर हकायक सहाफ़ी पीछे पड़ेंगे, मामला सामने आएगा कि पुर्तगाल के अंदर किन ब्यूरोक्रेट्स ने इतनी बड़ी जायदादें बनाई हैं। ये सारा पेंडोरा बारल खुलेगा, तभी मालिक साहब ने भी इसके ऊपर खबर दे दी, बाकी सहाफ़ी भी अब एक्टिव हो गए। लेकिन करना कराना इन्होंने कुछ नहीं है, इन्होंने मिल बांट के मुल्क को खाना है। लेकिन अवाम के सामने जो चीज़ अब आ चुकी है तो अवाम इसके ऊपर अपना बयानिया ज़रूर बनाएगी और कोशिश ज़रूर करेगी। अच्छा, आगे आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ। जनाब कामरान शाहिद सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के टेलीविज़न पर बैठ करके लोगों को हालात हाज़रा से आगाह करते हैं। बरतानिया के एक रेस्टोरेंट में ये एक डॉन है, जनाब माइकल कार्लियोन के फादर जनाब वीटो कार्लियोन इनका नाम है। अब इनकी तस्वीर के नीचे बैठ करके जनाब पाकिस्तान फ़ौज को गॉड फादर कह रहे हैं। गॉड फादर का आसान मतलब होता है माफिया, बदमाश, गुंडा, डॉन, जो नाजायज़ तरीके से पैसे बनाता है और फिर उस पैसे से हुकूमतों को, पुलिस को, जजेस को, सब को ख़रीद कर निज़ाम को अपने हाथ में, मुट्ठी में बंद कर लेता है। ये है आसान ईजी डेफिनेशन द गॉड फादर की। और पूरी फिल्म जो गॉड फादर के 3 पार्ट अगर आपने देखी है वो इसी के ऊपर बेस करती है कि वीटो कार्लियोन और माइकल कार्लियोन जो होते हैं वो डॉन होते हैं और पूरे निज़ाम को किस तरह से वो चलाते हैं बदमाशी और गुंडागर्दी के साथ। ये शख्स कामरान शाहिद वाज़े अल्फाज में वीटो कार्लियोन की तस्वीर के नीचे बैठ करके कहता है कि पाकिस्तान फ़ौज गॉड फादर है। आप ये छोटा सा क्लिप ज़रा इसका मुलाहिज़ा फरमाएं, इसके ऊपर बात करते हैं। दुनिया जलती है गॉड फादर से, इसलिए हम जानबूझ के बैठते हैं गॉड फादर के साथ। अब आप सोचेंगे कि यार गॉड फादर कौन है, तो पाकिस्तान में हमारी फ़ौज जो है उसने रिगार्डलेस ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस हमेशा हमें प्रोटेक्ट किया। हम लोगों को अपना गॉड फादर समझते हैं। इमरान साहब के पास कोई डील नहीं है ना, वो कहते हैं हम करने को तैयार हैं। तो पाकिस्तान में आप बताएं तारीख में कौन सा ऐसा लीडर है जो बगैर डील के बाहर निकलो? बगैर डील के फांसी चढ़ सकते हैं आप पाकिस्तान में, बगैर डील के उम्र कैद भी हो सकती है, बगैर डील के बाहर नहीं आ सकते। जनाब अदाकार के लौंडे साहब, इस मुल्क के वज़ीर आज़म हाउस में आज तक इमरान खान जैसा सरफिरा आया कौन था? तुम्हारी इस्टेब्लिशमेंट गॉड फादर का वास्ता पड़ा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसों के साथ, जो अयूब खान को डैडी कहा करते थे, या नवाज शरीफ जैसों के साथ, जो कभी जद्दे तो कभी बरतानिया 50 रुपए के फार्म पे भाग जाया करते थे। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इस गॉड फादर का पहली मर्तबा इमरान खान से वास्ता पड़ा है, जो 2 साल जेल में बैठने के बावजूद आज का बयान, जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज भी कह रहा है मर जाऊंगा लेकिन जंगल के बादशाह की बादशाहत को कबूल नहीं करूंगा। डील गॉड फादर के पास हमेशा होती है और वो नहीं दे रहे। वजह क्या? इतना क्या जुल्म हो गया? जरा लचक दिखा दे। प्रॉब्लम ये है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगता है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लग रही है वो सब अटैच हो जाएगी अगर इमरान साहब बाहर आते हैं। अब उसमें आप कह सकते हैं कि उनकी सोच सही है, गलत है, क्या है, लेकिन दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे आर नॉट ऑफरिंग द डील। 9 मई के सानिया की माफ़ी है फौज की किताब। अगर आप माफ़ी मांग लें तो DGISPR ने कहा था माफ़ी मिल जाएगी। इसे लगता है कि 9 मई का जितना भी मामला हुआ, जिसके ऊपर पूरा इलेक्शन लूट लिया गया, एक पार्टी को तबाह करने की कोशिश की गई, इमरान खान 2 साल से जेल में है, 108 लोगों को 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी गई, वो जुर्म सिर्फ एक माफ़ी मांगने से मुआफ़ हो सकता है। अब ज़रा इस हवाले से DGISPR साहब ने क्या कहा था वो भी मैं आपको याद करवाता जाऊँ। उन्होंने कहा था कि 9 मई सिर्फ फ़ौज का मसला नहीं है, 9 मई पूरी कौम का मसला है। तो जनाब अदाकार के लौंडे साहब, पूरी कौम के साथ हुई ज़्यादती के ऊपर तुम्हारा गॉड फादर कौन होता है किसी को माफ़ करने वाला? ये तुम्हारे लिए गॉड फादर होगा, हमारे लिए पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए बनाया गया एक इदारा, और इसके जर्नैल और इसके अहम लोग इसके मुलाजिम हैं। तो पाकिस्तानियों के साथ अगर कोई जुल्म हुआ है, पाकिस्तान के साथ अगर कोई ज़्यादती हुई है, तो उसका फैसला पाकिस्तान की बनाई गई अदालतें करेंगी, तुम्हारा गॉड फादर नहीं करेगा। क्या उन्होंने बयान ये बनाया था, क्या इसका मास्टरमाइंड? इसमें क्या शक है? इसमें क्या शक है? इमरान खान इसके लोग जब इमरान साहब 9 मई के बाद कोर्ट में आए थे तो उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए क्या कहा था? अभी दोबारा गिरफ्तार किया गया, इससे सिवियर रिएक्शन आएगा। उन्होंने इसको डिसोन तो नहीं किया।
اب جناب ویٹو کارلیون کے لونڈے کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے 9 مئی کروایا. اب جناب علی جس دن 9 مئی ہوا لوگ کور کمانڈر ہاؤس گئے یا GHQ گئے, اس دن عمران خان ریاست کی تحویل کے اندر تھا. دنیا کا کون سا قانون یہ ثابت کر سکتا ہے کہ 9 مئی عمران خان نے کیا؟ دوسری بات, جس دن 9 مئی ہوا اس دن ان تمام جگہوں سے سیکیورٹی کہاں غائب تھی؟ سیکیورٹی کو کس نے ہٹایا تھا؟ اگر 9 مئی عمران خان نے کیا تھا تو جناب علی CCTV فوٹیجز کس نے غائب کر دی؟ آج تک عدالتوں میں اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہو سکا؟ اس دن اگر کچھ غیر قانونی ہوا تھا تو وہ یہ تھا کہ 26 کروڑ کے لیڈر کو عدالتوں کے دروازے توڑ کر عدالت کے اندر سے اغوا کیا گیا تھا, جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریسپیکٹڈ چیف جسٹس کا فیصلہ موجود ہے کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے, یعنی کہ ان کو ابڈکٹ کیا گیا تھا, ان کو اغوا کیا گیا تھا. اگر معافی کسی نے مانگنی ہے تو پاکستانی قوم سے مانگنی ہے, عمران خان سے مانگنی ہے کہ اس دن رینجرز نے عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے اغوا کیوں کیا تھا. گاڈ فادر کے لونڈے, یہ پاکستان وہ نہیں ہے. تم اپنی حفاظتیں کرو, اپنے فائدے لوگ گاڈ فادر سے, اور آ کے بیٹھ کے چکو جتنے چک سکتے ہو. پاکستانی قوم کو تمام حقائق پتہ ہیں. ایک بات آپ کو اور بتاؤں, ہمارے جتنے پرائم منسٹرز ہیں الیکٹڈ, ان کے بھی وہی گاڈ فادر ہیں, تو ہم کریں تو کیا کریں؟ کسی بھی فوجی جرنل کو مافیا یا گاڈ فادر کہہ دینا یہ اس کی تعریف نہیں ہوتی, یہ اس کے لیے گالی ہوتی ہے. فوج یا فوجی جرنل کا قوم کی حفاظت کرنے کا ذمہ ہوتا ہے. وہ پاکستانیوں کی اور پاکستان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے. یہ گاڈ فادر جیسے القابات ان کو مت دو, جاہل انسان. کتنے افسوس کی بات ہے کہ بیانیہ بنانے کے لیے بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ایسے ٹٹو بٹھائے ہوئے ہوں کہ جن کو صحیح اور غلط کے بیچ میں تمیز تک نہیں ہے, اور اپنے آپ کو کسی گاڈ فادر کا چیلا کہہ دینا, یہ کہیں سے بھی صحافی کی زبان نہیں لگتی, یہ کسی جرنل کے درباری کی زبان لگتی ہے. تم درباری ہو. یہ انہی گاڈ فادرز کے دیے گئے میسیجز کو ٹی وی پہ پڑھ کر ہمیں سناتا ہے اور اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا عثمان ڈار 2 مہینے تک ابڈکٹ رہا, اغوا رہا, اور پھر نمودار ہوا تو کہاں سے؟ اس گاڈ فادر کے لونڈے کے گھر سے, جب یہ کیمرہ لے کر کے اس کے سامنے بیٹھا اور اس نے پوری قوم کو بتایا کہ لو جی 9 مئی کے بعد عثمان ڈار جو غائب تھا, جس کے پیچھے ریاست پڑی ہوئی تھی, جناب وہ میرے سامنے ہے, تو دے دو مجھے ریٹنگ, میں پیسے کما سکوں. میں گاڈ فادر کے لیے کام کرتا ہوں. گاڈ فادر مجھے اس طرح کے ایکسکلوزیو پروگرام دیتا ہے. اور 2 گھنٹے کا پروگرام جب عثمان ڈار کے سامنے بیٹھ کر اس نے کیا تو اس سے یہ سوال پوچھتا رہا کہ 9 مئی میں عمران خان کا ہاتھ ہے یا نہیں. اس سے ایک سوال بھی یہ نہیں پوچھا اس شخص نے کہ تم 2 مہینے سے غائب تھے, تمہیں کس نے اٹھایا ہوا تھا, تمہیں کس نے اغوا کیا تھا. یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے, یہ ان کی ٹوٹل حیثیت ہے, جو پاکستان کی فوج کو سریعام ایک ڈان کی تصویر کے نیچے بیٹھ کر کے گاڈ فادر کہتے ہیں اور ان کے قصیدے پڑھتے ہیں, اور یہ پھٹا ہوا بیانیہ پاکستانیوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.